हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ वुमेन। कैसे वुमेन की यानी नारियों की, औरतों की लाइफ चेंज हुई थी, उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई थी सुधारों के द्वारा, रिफॉर्म्स के द्वारा। इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ वुमेन वॉज द मेन इश्यू फॉर द रिफॉर्मर। जो भी सुधारक थे, रिफॉर्मर्स मीन्स सुधारक, जो भी सुधारक थे उन सभी का मेन मुद्दा क्या था? नारी के जीवन को इम्प्रूव करना, उसे सुधारना, आगे बढ़ाना। दे बिलीव दैट नो रिफॉर्म कुड बी इफेक्टिव अंटिल द पोजीशन ऑफ वुमेन वॉज इम्प्रूव्ड। ये जो सारे रिफॉर्मर थे वो ये मानते थे कि जब तक नारी जाति को आप इम्प्रूव नहीं करोगे, नारी जाति की जो स्थिति है, औरतों की जो स्थिति है, उसे आप इम्प्रूव नहीं करोगे, उसमें आप सुधार नहीं लाओगे, तब तक अगर आपने कोई भी सुधार किया तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो प्रभावी नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ था? बैनिंग सती, सती प्रथा को बैन किया गया था। Until the early 19th century, it was considered honorable in some parts of India for a Hindu widow to immolate herself on her late husband's funeral pyre. This custom, called sati, was outlawed in 1827 in British India and again in 1987 in Independence India by the Sati Prevention Act, which made it illegal to support, glorify or attempt to commit sati. कि जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी उस समय जो भी इंडिया का कुछ जो पार्ट्स था, कुछ इंडिया का, हमारे भारत के कुछ पार्ट्स ऐसा था जहाँ पर क्या था कि जो हिंदू विधवा होती थी, जो हिंदू विधवा होती थी उसे अपने आप को, अब उसका जब पति मर जाता था तो उसने, जब उस हिंदू विधवा को क्या करना होता था? अपने पति की चिता में अपने आप को आग के हवाले करना होता था। और ये जो सिस्टम था, ये जो कस्टम था, इसको कहा गया था सती। इसको क्या कहा गया? सती होना। कि अब उसको अपने पति के साथ, पति की मृत्यु हो गई तो मतलब नारी को उसके साथ में सती होना ही है, उसके साथ उसको मरना है। तो ये जो सती प्रथा थी, इसका ब्रिटिश इंडिया ने 1827 में एक एक्ट पास किया, सती प्रिवेंशन एक्ट, और उसी को फिर वापस से हमारे स्वतंत्र भारत में भी 1987 में भी सती प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा इस सती प्रथा को बैन किया गया, जो कि इलीगल थी, जिसको किसी एक तरीके से सती करना क्या था? इलीगल था, अवैध था। सपोर्ट ऑफ सती इंक्लूडिंग coercing or forcing someone to commit sati could be punished by death sentence or life imprisonment, while glorifying sati is punishable with 1 to 7 years in prison. अच्छा, कि इसमें क्या था कि सती का जो सपोर्ट था, जो सती प्रथा को सपोर्ट करता, या फिर किसी को फोर्स कर कर आप जोर जबरदस्ती से उसको सती करवाते, या तो उसके लिए क्या था? उसके लिए एक लॉ बन गया था कि उसे या तो मृत्युदंड होगा, उम्र कैद होगी, या फिर अगर कोई सती प्रथा की महिमा को बताया ही जा रहा है कि नहीं तो बहुत अच्छा है, तो उसे 1 साल से लगाकर 7 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए सती प्रथा को क्या कर दिया गया था? ये एक इलीगल कस्टम हो गया था। देन आपका आया विडो रीमैरिज। ये एक रिफॉर्म था, विडो रीमैरिज। पहले विधवाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार नहीं था, जो बाद में एक एक्ट लाने के बाद फिर से विधवाओं को विडो रीमैरिज एक्ट आया 1857 में, 56 में, ठीक है ना, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अभियान के द्वारा, और फिर ये एक्ट बना। इवन इफ दे डिड नॉट कमिट सुसाइड, हिंदू विडोज वर ट्रेडिशनली प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीमैरिंग। कि हाँ, या तो सती हो जाती थी तो साथ में चली जाती, अगर कोई सुसाइड नहीं करती इस सती प्रथा वाला, तो ये जो हिंदू विधवाएं थी वो क्या करती थी? वो पारंपरिक रूप से उनको शादी फिर से वो नहीं कर सकती थी, वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी। द विडोज हेड वॉज शेव्ड एज पार्ट ऑफ हर मॉर्निंग। कि विधवाओं की जो मुखिया होती थी वो क्या करती थी? अपना जो शेव कर देती थी, मतलब मुंडवा देती थी अपना सर। शी कुड नो लॉन्गर वियर अ रेड डॉट ऑन हर फॉरहेड एंड वॉज फॉरबिडन टू वियर वेडिंग ज्वेलरी। फिर जो विधवा होती थी उसे ना तो फिर लाल बिंदी, सिंदूर वगैरह लगाने का अधिकार था अपने माथे पर, और फिर उसको जो शादी की जो ज्वेलरी होती है, जो आभूषण होते हैं, वो भी पहनने से उसको मना कर दिया जाता था। शी वॉज एक्सपेक्टेड टू वॉक बेयरफुट, बेयरफुट यानी कि नंगे पाँव। तो और उससे ये आशा की जाती थी कि वो जहाँ कहीं भी जाए वो चप्पल ना पहने, नंगे पाँव ही जाए। The Hindu Widows Remarriage Act 1856 enacted
In response to the campaign of the reformer, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar legalized widow remarriage and provided legal safeguards against loss of certain forms of inheritance for remarrying a Hindu widow, though under the act the widow forsook any inheritance due her from her deceased husband. कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था 1856 में, इसमें ये जो था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अभियान के रेस्पॉन्स में था, जिसमें क्या था कि विडो रे मैरिज को वैध कानूनी करार दिया गया था और उसे कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी कि ताकि जो इनहेरिटेंस यानी जो वारिस का जो लॉस होता है, तो कोई भी हिंदू विधवा जो है वो रीमैरिज करके और फिर इस एक्ट के अंडर वो चाहे तो किसी को भी अपना वारिस बना सकती है कि अगर वारिस नहीं होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरों के हाथों में चली जाएगी और फिर उसे बिल्कुल ऐसा रखा जाएगा कि उसकी कोई पोजीशन ही नहीं है वहाँ पर। इसलिए हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लागू हुआ विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। फिर आया एजुकेशन फॉर गर्ल्स। एजुकेशन फॉर गर्ल्स, द गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, दे वर टोल्ड दैट दे वर नीडेड टू असिस्ट देयर मदर्स एट होम। लड़कियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें यह कहा जाता था कि उन्हें अपने घर में अपनी माँ की हेल्प करने की ज़रूरत है। दे हैड बीन रेज्ड टू बिलीव दैट अ लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्क इज़ देयर डेस्टिनेट ऑक्यूपेशन। उनको यही सोचकर पाला पोसा जाता था, पालते पोसते समय भी यही माना जाता था कि उनकी जो ज़िंदगी है वो घरेलू काम करते हुए ही जाएगी और यही उनका व्यवसाय भी होगा। दे वर बीइंग टोल्ड दैट दे हैड टू बी इलिटरेट मदर्स हु कुड नॉट एजुकेट देयर चिल्ड्रन। तो उनको ये भी कहा जाता था कि उनकी जो माएँ हैं वो भी पढ़ी लिखी नहीं हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। दे हैड एन इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन मैन। और फिर क्या होता था, जो अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनको आदमियों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता। एंड दे वर समटाइम्स सब्जेक्टेड टू चाइल्ड मैरिज। और कभी कभी तो चाइल्ड मैरिज ही कर दी जाती थी, बाल विवाह ही कर दिया जाता था उनका। मैनी पुअर फैमिलीज मैरिड देयर डॉटर्स ऑफ अर्ली विथ अ बिलीव कि बहुत सारी जो पुअर फैमिली, गरीब परिवार होते थे, वो अपनी बेटियों की शादी बहुत जल्दी करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा अपने घर में नहीं रख सकते थे, कि बेटियों को ज़्यादा घर में नहीं रखना चाहिए। दैट द मोर शी शुड स्टे एट होम द मोर दे विल बी नीडेड टू इन्वेस्ट इन हर। कि वो ये सोचते थे, गरीब परिवार ये सोचते थे कि बेटियों को जितना ज़्यादा आप घर में रखोगे उतना ज़्यादा उनके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा। It was a popular belief that they should be married off early so that they could produce offsprings early in their life. अच्छा, फिर ये भी माना जाता था कि जल्दी उनकी शादी हो जाएगी तो जल्दी वो अपने लाइफ में फिर आगे भी बढ़ पाएंगी। द रिफॉर्मर ऑफ दैट पीरियड वांटेड वुमेन टू बी एजुकेटेड। फिर उस टाइम के जो सुधारक थे वो ये चाहते थे कि नारियों को, औरतों को शिक्षा मिले। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर द ग्रेटेस्ट सपोर्टर्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। कि महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब ऐसे सुधारक थे जो कि नारी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। इन 1848 ज्योतिबा ओपनड अ स्कूल फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट। फिर 1848 में ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के एजुकेशन के लिए एक जो लोअर कास्ट यानी कि नीची जाति की जो लड़कियां थी उनके एजुकेशन के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया। इंग्लिश मैन एंड वुमेन ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड सेवरल वुमेन्स स्कूल। फिर जो अंग्रेजी जो मैन और वुमेन थे उन्होंने भी वुमेन्स के स्कूल स्टार्ट किए। सरप्राइजिंगली दे ऑल गैदर्ड द रेपुटेशन ऑफ विशिंग टू कन्वर्ट गर्ल्स। कि वो सारे जो थे वो गर्ल्स की जो रेपुटेशन थी उसे कन्वर्ट करने के लिए सभी इकट्ठा हुए थे कि नारी की जो स्थिति है उसे सुधारें। दीज गर्ल्स वर देयरफॉर मेड टू स्टे अवे। क्योंकि इन लड़कियों को दूर रहने के लिए कहा जाता था। फाइनली अ लॉयर नेम्ड जॉन ड्रिंकवाटर बेथुने एस्टेब्लिश्ड पॉसिबली द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल फॉर वुमेन्स एजुकेशन इन कैलकटा इन 1849। और फिर फाइनली एक लॉयर था जॉन ड्रिंकवाटर बेथुने, उन्होंने फर्स्ट और सबसे प्रभावी जो स्कूल था वुमेन एजुकेशन के लिए कैलकाटा में 1849 में वो स्टार्ट किया था। अब वुमेन राइट अबाउट वुमेन,
कि नारी अधिकार जो है, औरतों के जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं, नारियों के अधिकार नारियों के लिए। From the early 20th century, Muslim women like the Begum of Bhopal played a notable role in promoting education among women. कि जो 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी की जो स्टार्टिंग थी उसमें जो मुस्लिम औरतें थी, जैसे कि भोपाल की जो बेगम थी, उन्होंने जो वुमेन की जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने अलीगढ़ में गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी लेवल का स्कूल स्टार्ट किया था। अनादर रिमार्केबल वुमेन, और दूसरी जो थी वो थी बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। इन्होंने पटना और कैलकाटा में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया था। शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़। वो एक ब्रेव औरत थी, ब्रेव लेडी थी, और उनके आइडिया जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन, कि हर एक जो रिलीजियस लीडर है उसको वो ये मानता है कि जो औरत है उसकी स्थिति बिल्कुल इन्फीरियर यानी बहुत ही लो लेवल की है और वैसी ही रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, औरतों को भी ये अधिकार है कि वो भी एजुकेशन ले पाए। बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। फिर 1880s में भारतीय औरतों ने यूनिवर्सिटीज़ यानी कि विश्वविद्यालयों में एंटर होना स्टार्ट किया। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, सम बिकेम टीचर्स। उनमें से कुछ डॉक्टर बनी, कुछ टीचर्स बनी। मैनी वुमेन बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। और बहुत सारी औरतों ने लिखना स्टार्ट कर दिया, औरतों की जो स्थान था हमारे समाज में उसको पब्लिश करना, कि कैसी औरतों की स्थिति है और कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है, इन सब के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। कि ताराबाई शिंदे ने एक बुक पब्लिश की थी, स्त्री पुरुष तुलना। इसमें वुमेन और मैन के बीच में कंपैरिजन किया गया था, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसमें उन्होंने जो मैन और वुमेन, आदमी और औरत के बीच के जो डिफरेंसेस थे, जो सामाजिक अंतर थे, उनका मूल्यांकन किया कि क्या क्या डिफरेंस आदमी और औरतों में हमारे समाज में किए जाते हैं। पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। पंडिता रमाबाई जो कि संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी, फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो हमारा हिंदू धर्म जो है उसमें औरतों के प्रति बहुत ही ऑप्रेसिव यानी विरोध वाला जो स्थिति है, और फिर उन्होंने जो ऊंची जाति की जो औरतें थी उनकी जो बिल्कुल कंडीशन थी, मिजरेबल कंडीशन यानी दुखदायी कंडीशन, उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी। शी फाउंडेड अ विंडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज होम, यहाँ पर एंड कट हो जाएगा, टू प्रोवाइडेड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, एक विडोज होम, पूना में एक विडोज होम की स्थापना करी जिसमें कि ऐसी विधवाओं को शरण दी गई जिनको उनके पति के जो रिश्तेदार थे वो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, तो उसके लिए उन्होंने शरण एक आश्रम बना दिया। हियर वुमेन वर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। यहाँ इस विडोज होम में क्या किया जाता था, औरतों को ट्रेंड किया जाता था ताकि वो इकोनॉमिकली अपने आप अपने सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स। कि ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये सब इतना सब कुछ होते हुए भी औरतों की जो कंडीशन है आज भी इतनी अच्छी हम नहीं कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़। ये आज भी बहुत सारे जो राष्ट्रीय जो लीडर है वो ये सोचते हैं कि हमारी जो हिंदू औरतें हैं ये जो है वो पश्चिमी तरीके अपना रही हैं, जिसकी वजह से हमारा हिंदू कल्चर जो है वो करप्ट हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है और हमारे जो संस्कार है वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। और जो मुस्लिम है वो भी इन चेंजेस का जो प्रभाव है उसके बारे में बहुत ही चिंतित हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पश्चिमी तरीके अपनाते हो तो आप अपने संस्कारों को भूल रहे हो, कि आप पश्चिमी तरीकों को अपनाते हुए भी अपने संस्कार भी आप जीवित
रख सकते हैं। यहाँ पर आपका पार्ट 2 ओवर होता है। पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।